नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। वर्चस्व की लड़ाई दुनिया में नई नहीं है। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई लड़ाइयों का जिक्र मिलता है जहां शासकों ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने की महत्वाकांक्षा से दूसरे देश पर चढ़ाई कर अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन कई बार अपने मान सम्मान के लिए छोटे देशों ने बहादुरी से बड़े बड़े देशों को धूल चटाकर अपने अस्तित्व को कायम रखा है। हर तरफ से विरोध में खड़े देशों के होते हुए भी इजराइल की संघर्ष की कहानी बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है। सदियों के लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार इजराइल की स्थापना एक देश के रूप में हुई, लेकिन अरब देशों ने यहूदियों और इजराइल को मान्यता देने में हमेशा कंजूसी की। लंबे समय से इजराइल और अरब देशों के बीच चली आ रही तनातनी कई बार लड़ाई का रूप ले चुकी है। हाल में जिस तरह से अमेरिका ने गोलन पहाड़ी पर इजराइल के कब्जे को मान्यता देने की घोषणा की, उसके बाद दुनिया की नजर इजराइल और अरब देशों की प्रतिक्रिया पर है। यूएन सुरक्षा परिषद में यूरोप के 5 देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया है। आज का विशेष है गोलन हाइट्स पर, जिसमें बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा गोलन पहाड़ी पर इजराइल के अधिकार को मान्यता देने की घोषणा की। जानेंगे गोलन पहाड़ी क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है इजराइल या अन्य अरब देशों के लिए। इसके साथ ही 1967 के युद्ध और अरब इजराइल संबंधों पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इजराइल और सीरिया के बीच लंबे वक्त से गोलन हाइट्स को लेकर विवाद रहा है। अब अमेरिका ने इस पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता दे दी है। इसका कई देशों ने विरोध भी किया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इजराइल की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए यह इलाका बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भी ज्यादातर देशों ने अमेरिकी रुख का विरोध किया है। गोलन हाइट्स एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुर्खियों में है। गोलन पहाड़ी का इलाका लंबे समय से इजराइल और सीरिया के बीच विवाद का बड़ा कारण रहा है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता देने का ऐलान किया। सबसे पहले 21 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 52 सालों के बाद अब समय आ गया है जब अमेरिका गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता दे। ट्रंप का कहना था कि इजराइल और क्षेत्र की स्थिरता के लिए रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद 25 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देने से जुड़ी घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ट्रंप ने कहा कि ये फैसला लेने में काफी समय लग गया। Today, aggressive action by Iran and terrorist groups in southern Syria, including Hezbollah, continue to make the Golan Heights a potential launching ground for attacks against Israel, very violent attacks. Any possible future peace agreement must account for Israel's need to defend itself from Syria, Iran, and other regional threats. We do not want to see another attack like the one suffered this morning north of Tel Aviv. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलन पहाड़ियों पर इजरायली इलाके के रूप में मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इतिहास बनाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऐसे वक्त में गोलन पहाड़ियों पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी है जब ईरान इजराइल पर आक्रमण करने के लिए सीरिया को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को संदेश दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वास्तविकता को स्वीकार करते हुए ये फैसला किया है। A great honor to be on Israeli soil and to celebrate with Prime Minister Netanyahu at the very moment President Trump boldly recognized the Golan Heights for what it is, a part of Israel.
As most of you would have seen by now, just a short while ago, President Trump, alongside Prime Minister Netanyahu, signed a decree affirming Israel's sovereignty over the Golan. जैसे ही अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता दी, इसका अलग अलग मंचों पर विरोध भी शुरू हो गया। सीरिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। सीरिया का आरोप है कि अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। सीरिया का कहना है कि अमेरिका के इस रुख से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड ने अमेरिका के रुख का विरोध किया है। इन देशों का मानना है कि गोलन पर इजराइल के कब्जे को मान्यता देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन देशों ने गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मानने के अमेरिकी फैसले को खारिज किया है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और कुवैत ने अमेरिका के गोलन हाइट्स के निर्णय की आलोचना की और कहा कि ये क्षेत्र अरब में आता है। इन देशों का कहना है कि इसका पश्चिमी एशिया में शांति प्रक्रिया, सुरक्षा और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तुर्की ने भी ये कहा कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि वो समस्या को सुलझाने के बजाय खुद समस्या बन रहा है। फिलिस्तीन का कहना है कि कोई भी फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अरब शांति स्थापना का उल्लंघन नहीं कर सकता है। वहीं रूस का मानना है कि गोलन हाइट्स सीरिया का हिस्सा है। पीस वार्ता हो रही है इस इलाके में, उसके स्पिरिट के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। तो इस लिहाज से अमेरिका, चूँकि इजराइल में चुनाव आ रहे हैं, नेतन्याहू को दोबारा री-इलेक्शन के लिए ये काफ़ी मददगार होगा। तो इस लिहाज से उनका ये निर्णय उनको हेल्प करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 1967 में सीरिया के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने गोलन पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी से दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर विवाद चला आ रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस कब्जे के बाद से ही गोलन पहाड़ी पर इजरायली आधिपत्य को नकारता आया है। 1981 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आम सहमति से खारिज किए जाने के बावजूद भी इजराइल ने औपचारिक रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा। इजराइल ने 1981 में इस इलाके पर अपना दावा बताते हुए गोलन पहाड़ियों में अपना प्रशासन और कानून लागू किया था, लेकिन दुनिया भर के देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी। वहीं सीरिया लगातार इस इलाके को वापस पाने के लिए कोशिशें करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोलन हाइट्स अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से सीरिया और इजराइल के साथ बाकी अरब देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इलाका सीरिया और इजराइल के लिए सामरिक नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व के लेवेंट में इजराइल और सीरिया के बीच का विवादित क्षेत्र है। दरअसल ये दक्षिणी पश्चिमी सीरिया से लगा एक पहाड़ी इलाका है। गोलन हाइट्स के पूर्व में सीरिया, पश्चिम में इजराइल, उत्तर में लेबनान और दक्षिण में जॉर्डन है। ये पूरा इलाका 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये क्षेत्र पहाड़ी और ऊंचा है जो जॉर्डन रिफ्ट घाटी को दिखाता है, जिसमें गलील सागर और जॉर्डन नदी शामिल है। ये इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से खासा अहम है। इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त इलाके में रहने वाले ज्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना अपना घर छोड़कर चले गए थे। सीरिया ने 1973 में हुए मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सीरिया को इसमें कामयाबी नहीं मिली। 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया। गोलन हाइट्स में सीरिया और इजराइल के बीच सीज फायर पर निगरानी के लिए सुरक्षा परिषद ने 1974 में शांति सेना तैनात की थी। 1981 में इजराइल ने गोलन हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एक तरफा घोषणा कर दी। इजराइल ने गोलन हाइट्स पर अपने कानून, प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया को लागू कर दिया, लेकिन इजराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे नहीं माना। गोलन हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज्यादा बस्तियां हैं
जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। इलाके में 20,000 सीरियाई लोग भी रहते हैं। हालिया स्थिति जैसे मैं पहले जिक्र थोड़ा कर रहा था कि ये सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पे है, तो और एक तरह ऊपर की तरफ लेबनान है, पर इसका मेन बॉर्डर जो लगता है वो सीरिया उसके साथ लगता है, सीरिया के साथ लगता है, क्योंकि ये सीरिया की ज़मीन थी 1967 तक। गोलन पहाड़ी जो है वो इजराइल के कब्जे में है सन 67 से, जब वो 67 वॉर हुआ था, अरब इजरायली वॉर, उसके बाद से। तो ये एकदम सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पे है, पर अब इजराइल का कब्जा रहा है तब से। और 80 के दशक में इजराइल ने इसको एक ऑर्डर पास करके बोला कि अब ये हमारी ज़मीन हो गई। तो तब से वो छोड़ना नहीं चाहते इसको। छोड़ना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये जो पहाड़ी है वो एकदम ऊपर से दिखता है। अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से ये सीरिया और इजराइल दोनों के लिए राजनीतिक और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। गोलन हाइट्स की चोटी से दक्षिणी सीरिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ नजर आते हैं। ये दोनों इलाके यहाँ से करीब 60 किलोमीटर ही दूर हैं। 1948 से 1967 तक जब गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा था, तब सीरिया ने भी उत्तरी इजराइल में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी थी। इजराइल गोलन हाइट्स से सीरिया की गतिविधियों पर हमेशा नजर रख सकता है। हम कह सकते हैं कि ये पहाड़ी इलाका सीरिया से इजराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम भी करता है। सामरिक रूप से महत्व ये है कि वो वहाँ से अब वो सीरियन आर्मी जो है या जो भी है, जो वो गोलन हाइट्स के एकदम किनारे पे नहीं आ सकती है, जहाँ से वो पहले बमबारी करते थे इजराइल पर। तो अब वो ख़त्म हो गया था 67 में कि उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। और बीच में एक जगह है, नो मैंस लैंड है, वो कुनेत्रा एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पे। तो उसमें वहाँ पे यूएन के भी ट्रुप्स हैं वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए कि वो। तो ये है अभी फिलहाल ये मतलब सिचुएशन है, स्थिति वहाँ पे। और भी कई वजहें हैं जिससे गोलन हाइट्स इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गोलन इस सूखे इलाके में पानी का मुख्य स्रोत है। गोलन में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन की नदी में जाकर मिल जाता है। ये इजराइल की 1/3 पानी की जरूरत पूरा करता है। गोलन की जमीन उपजाऊ है, जहां अंगूर और मेवों के बगीचे लगाए जाते हैं। गोलन इजराइल का इकलौता स्की रिसोर्ट भी है। जियोग्राफिक लोकेशन है इसका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें पानी के फव्वारे हैं जो कई हज़ारों साल पुराने हैं, जो स्प्रिंग वाटर जिसको कहते हैं, और वहाँ सबसे अच्छे फल उगाए जाते हैं और अधिकतर बारिश वहाँ होती है, वहाँ स्नोफॉल भी होता है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में वो जहाँ पानी कम है वहाँ से लिया जाता है। इजराइल का कहना है कि उसने गोलन हाइट्स के 1150 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के मुताबिक इजराइल का 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा है। सीरिया और इजराइल के बीच गोलन हाइट्स पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इन दोनों देशों के बीच विवाद की वजह से गोलन हाइट्स इलाके में रह रहे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज जिस गोलन पहाड़ी पर इजराइल के कब्जे और उसे मान्यता देने के सवाल पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, दरअसल इजराइल ने इस इलाके को अरब देशों और इजराइल के बीच 1967 में हुए युद्ध, जिसे 6 डेज वॉर भी कहा जाता है, उस युद्ध के दरमियान जीता था। इजराइल के वजूद पर हमेशा सवाल उठाते रहने वाले अरब देशों को इजराइल ने 1967 के निर्णायक युद्ध में मात देकर न केवल अपने वजूद को स्थापित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान भी कायम की। आइए जानते हैं कैसे और क्यों हुआ 1967 का युद्ध और इजराइल ने गोलन पहाड़ी के अलावा और कौन-कौन से इलाकों पर कब्जा किया। मध्य पूर्व की जब भी चर्चा होती है, तब अरब देशों और इजराइल के बीच संघर्ष की कहानी ताजा हो उठती है। इजराइल की मान्यता को लेकर अरब देश हमेशा से संघर्ष की स्थिति में रहे। अरब देश जहां इजराइल को एक देश के रूप में स्थापित होने पर हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं, वहीं इजराइल ने साल 1948 और उसके बाद साल 1967 में
अरब देशों को हराकर अपनी पहचान को पूरी तरह से पुख्ता कर लिया। साल 1967 में महज 6 दिनों की लड़ाई में इजराइल ने अरब देशों को निर्णायक रूप से हराकर न केवल उनके वर्चस्व को तोड़ा, बल्कि भविष्य में होने वाले संघर्ष की बुनियाद तैयार कर दी। इस युद्ध में इजराइल ने अरब देशों जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक समेत कई अन्य अरब देशों की सेनाओं को जबरदस्त रूप से हराया। यही नहीं, इसी युद्ध के दौरान इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट्स की पहाड़ियों को छीन लिया। हालांकि 1982 में शांति समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा दिया। इजराइल का अस्तित्व जो अरब देश है वो मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने 67 में कोशिश की कि इजराइल को हराकर एक फलस्तीन देश वहां बना दे। पैलेस्टीनियन वो इशू अभी भी उजागर है, मतलब वहाँ पे लोग मतलब उसके खिलाफ अभी भी इजराइल के खिलाफ एजिटेशन होता है। हमस में रॉकेट मार देते हैं, छुटपुट चलता रहता है वहाँ पे। 67 के वॉर में इजरायली ने सिर्फ गोलन पहाड़ी ही नहीं, उन्होंने गाजा भी कैप्चर कर लिया था और पूरा जो वेस्ट बैंक था, जो जॉर्डन के अंडर में था, वो भी कब्जा कर लिया था। तो वो सारा कब्जा उन्होंने तब किया था, वो अरब के जितने भी आर्मी थे उनको हराकर। तो तब से वो उनके कब्जे में है। दरअसल 1967 में हुए 6 डेज वॉर अरब देशों और इजराइल के बीच कई दशकों से चले आ रहे राजनीतिक तनाव और सैन्य युद्ध का नतीजा था। इस युद्ध के शुरू होने की मुख्य वजह थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आए दिन होने वाले सीमा विवाद। 1960 के दशक के मध्य तक सीरियाई समर्थित फिलिस्तीनी गुरिल्लों ने इजराइल की सीमा के भीतर लगातार हमले करने शुरू कर दिए थे। इस तरह के हमले इजराइल को युद्ध के लिए उकसाने में काफी हद तक जिम्मेदार थे। इसके अलावा मध्य पूर्व देशों की गतिविधियां, जिसमें मिस्र द्वारा लाल सागर को अकाबा की खाड़ी को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग से इजरायली शिपिंग पर प्रतिबंध लगा देना जैसे मुद्दे भी शामिल थे। सीरिया में जो फलस्तीनी भाग के आए थे 48 के बाद जब इजराइल बना, तो उनको फिदाइन कहा जाता था। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अराफात का जो गुट था, वो कभी कभी छुटपुट हमले करते थे इजराइल के ऊपर। गोलान हाइट्स जो इलाका है उसके पहाड़ियों के ऊपर जाके कभी बम फेंका, कभी फायरिंग की। तो ये कई साल से चलता आ रहा। तो इजराइल ने इसका फ़ायदा उठा के सीरिया को धमकी दी कि अगर ये नहीं रोकें तो हम हमला करके ये पहाड़ी अपने कब्जे में ले लेंगे। तो इन हालात के दौरान हमारे इजराइल ने शाम पे, उर्दून पे और मिस्र पे हमला किया और गोलान की पहाड़ी अपने कब्जे में ले लिया। अरब देशों के व्यवहार से परेशान इजराइल ने 5 जून 1967 को मिस्र की राजधानी काहिरा पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर इजरायली वायुसेना ने मिस्र के सैकड़ों विमानों को नष्ट कर दिया। मिस्र पर इजराइल के आक्रमण के बाद जॉर्डन ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जबकि सीरिया ने युद्ध में शामिल होते हुए अपनी सेना को मिस्र के कमांड में देने का फैसला किया। सीरिया के साथ साथ इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन और फिर सऊदी अरब भी मिस्र के समर्थन में कूद पड़े। अरब देश इस लड़ाई में अपनी विजय को लेकर काफी आश्वस्त थे, लेकिन इजरायली सेना ने अपनी कुशलता और वायुसेना के दम पर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया और उनके कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। 9 जून को इजरायली सेना ने सीरिया पर आक्रमण करते हुए गोलन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से 10 जून 1967 को अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज किया था, जिसमें 14 देश, 15 देशों की सिक्योरिटी काउंसिल होती है। सिर्फ एक अमेरिका ही अकेला खड़ा रहा और बाकी 14 देशों ने उनकी क्रिटिसिज्म किया है। 10 जून को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इजराइल की इस जीत ने दुनिया को हैरान कर दिया।
इस विजय से जहां इजरायली नागरिकों का मनोबल बढ़ा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजरायल के प्रतिष्ठा में काफी बढ़ोतरी हुई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने साल 1981 में एक प्रस्ताव पास कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को गोलन पहाड़ी पर इजरायल के कब्जे की घोषणा को रद्द करने और इजरायल और अरब देशों के बीच संबंधों को बहाल करने में सहयोग करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजरायल और अरब देशों के बीच की तनातनी सदियों पुरानी है। चारों तरफ से अरब देशों यानी मुस्लिम आबादी से घिरे यहूदियों के देश को अस्तित्व में बने रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अरब देश कभी भी इजरायल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि इजरायल किसी भी कीमत पर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। इसके लिए इजरायल को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। हालांकि इजरायल की स्थापना के बाद से भी अरब देशों और इजरायल के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव बना रहा। आइए जानते हैं इजरायल और अरब देशों के बीच के संबंधों के बारे में। सदियों से दर बदर रहे यहूदियों पर जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने कहर बरपाया, तो यहूदियों के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने उनके लिए अपनी जमीन और अपने देश की बात की। और यहूदियों के अथक प्रयास के बाद 14 मई 1948 को यहूदियों को अपना देश मिल गया इजरायल के रूप में। लेकिन उनके आगे की राह इतनी आसान नहीं थी जितना यहूदियों समेत दुनिया के देश सोच रहे थे। इजरायल की स्थापना तो हो गई, लेकिन उसके पड़ोस में एक भी देश ऐसा नहीं था जो उसे एक देश के रूप में मान्यता दे। इसके लिए इजरायल को काफी संघर्ष करना पड़ा। चारों ओर से अरब देशों से घिरा इजरायल सबकी आंखों में खटकता रहा, लेकिन अपनी सैन्य ताकत और मजबूत इरादों के बल पर अपने सभी विरोधी देशों पर भारी रहा। दरअसल एक देश के रूप में इजरायल की स्थापना के तुरंत बाद अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। नए देश के तौर पर स्थापित इजरायल की शक्ति को कम आंकते हुए अरब देशों ने समझा कि वो उसे आसानी से हराकर फिर से यहूदियों को भगा देंगे। लेकिन ये सवाल इजरायल के अस्तित्व का था, जिसे इजरायल हर कीमत पर बरकरार रखना चाहता था। इजरायल ने इस युद्ध में फिलिस्तीनियों समेत अरब देशों को हराकर अपने वजूद को बचा लिया। हजारों फिलिस्तीनियों को जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र भागना पड़ा। दरअसल अरब देशों का लक्ष्य था इजरायल को पूरी तरह से तबाह करने का, लेकिन वो नाकाम रहे। इजरायल से लोहा लेने के लिए कुछ साल बाद जनवरी 1964 में अरब देशों ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO नामक संगठन की स्थापना की। हालांकि 1948 में हारने के बाद भी अरब देश यहूदियों को इजरायल से भगाने की कोशिश में लगातार जुटे रहे। इसके तहत अरब देशों ने सैन्य मदद पा रहे फिलिस्तीन के लड़ाके इजरायल की सीमा पर लगातार हमले करते रहे और आखिरकार 1967 में अरब देशों और इजरायल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जो 6 दिनों तक चला। इस युद्ध ने मध्य पूर्व संघर्ष के स्वरूप को बदल दिया। इजरायल ने इसमें पूरी तरह से जीत हासिल की। इसके बाद फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने फतह नामक संगठन बनाया था, जिसका मकसद इजरायल के खिलाफ हमला करना था। साल 1969 में यासिर अराफात ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बागडोर संभाली, लेकिन जब कूटनीतिक तरीकों से मिस्र और सीरिया को अपनी जमीन वापस नहीं मिली, तो 1973 में फिलिस्तीन ने इजरायल पर चढ़ाई कर दी। अमेरिका, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी युद्ध के दौरान अमेरिका से मिले समर्थन ने इजरायल और अमेरिका को काफी करीब ला दिया। 48 में जंग हुई, 56 में भी जंग हुई और 67 में हुई, 73 में हुई, 82 में इजराइल और लेबनान के बीच हुआ। और लेकिन पहला कदम जो पीस के तरफ हुआ वो अनवर सदात, जो मिस्र के प्रेसिडेंट थे, 78-79 में उन्होंने इजराइल से एग्रीमेंट किया, कैंप डेविड एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके तहत उनको सिनाई पेनिनसुला वापस किया गया। और मिस्र पहला अरब देश था जो इजराइल के साथ संबंध स्थापित किया और पीस ट्रीटी साइन की। सिर्फ ये 2 अरब देश इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन दूसरे अरब ममालिक जैसा ओमान है, कतार है और मोरक्को है और
दूसरे खाड़ी के देश हैं, वो कुछ हद तक अपने संबंध सुधार रहे हैं धीरे धीरे। अरब देशों ने कभी भी इजराइल को पूरी तरह से नहीं अपनाया। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, हर तरीके से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलिस्तीन इजराइल युद्ध के बाद सऊदी अरब ने इजराइल को समर्थन देने वाले देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जो मार्च 1974 तक जारी रहा। हालांकि नवंबर 1977 में शांति समझौते के तहत यरूशलेम पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराइल के संसद में भाषण देते हुए इजराइल को पहली बार मान्यता दी। इसके लिए अरब देशों ने मिस्र का बहिष्कार किया। इजराइल से समझौते के चलते साल 1981 में सादात की हत्या कर दी गई। हालांकि अरब देशों और इजराइल के संबंधों को सामान्य करने के लिए कई पहल भी हुए हैं। खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका की पहल पर 1991 में मैड्रिड में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1993 में नॉर्वे के शहर ओस्लो में भी शांति के लिए वार्ता आयोजित की गई और व्हाइट हाउस में शांति की घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। 4 मई 1994 को इजराइल और पीएलओ के बीच काहिरा में सहमति हुई कि इजराइल अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करा देगा। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इजराइल अरब देशों की नीति के साथ ही सीरिया और ईरान की ओर से लगातार होते हमलों का हवाला देते हुए अपनी सुरक्षा के मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है। इसाक राबिन के दौरान, क्लिंटन जो प्रेसिडेंट थे उनके दौरान, लेकिन कुछ खास पेशरफ नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल पूरा अपना कब्जा गोलान की पहाड़ी से छोड़ना नहीं चाहता था। एक तो पीस एग्रीमेंट चाहते हैं, दूसरा वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन को शाम अपना सपोर्ट ख़त्म कर दे, और तीसरा ये है कि जो हिजबुल्लाह लेबनान में है उसको भी सपोर्ट कम करे। तो इन तीनों मुद्दों को लेके जो है गोलान की पहाड़ी लिंक होके वो छोड़ना नहीं चाहते थे और एग्रीमेंट भी हो नहीं पाया। यही रिपीट हुआ क्लिंटन के बाद ओबामा के दौरान और दूसरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी। हालांकि पिछले कुछ समय में अरब देशों में से मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल ने अपने संबंधों को बेहतर किया है, लेकिन अभी भी अरब देश इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत और बेहतर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने से हिचकते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।